गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। पिछले सोमवार को करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज की कक्षा पिछले पूरे 15 दिन के करंट अफेयर को कवर करने के टारगेट से बनाई गई है। मतलब इसमें हम पुराने पिछले वीक और इस वीक की पूरी खबरों पर चर्चा करेंगे। खबरें उतनी बड़ी या उतनी ज्यादा नहीं है, तो जबरदस्ती खबरों को बनाकर खींचने की आदत ना मुझ में है, ना मैं चाहता हूं कि आप में आए। इसलिए जब इंपॉर्टेंट होगा तो हो सकता है कि कई बार हर वीक में खबर नहीं आ रही हो, तो 15 दिन में भी हम क्लास को देखते चलेंगे। आज क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए, तो शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो मुझे आप बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हैं, क्योंकि पिछली बार आप शिकायत कर रहे थे कि ऑडियो में थोड़ा इश्यू है। तो इस बार मुझे बताइएगा कि ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर हैं और बेस्ट हैं। क्लियर है, धन्यवाद। तो बस 1 मिनट का समय और आप लोगों के लिए दो बड़ी खुशखबरी। जैसे आप लोग बार बार कह रहे थे ना कि सर सी सेट में ये करा दीजिए वो करा दीजिए, तो आज का क्लास एंड तक जरूर देखना। सी सेट के लिए जो आप चाहते हैं वो चीज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। एक अद्भुत सा प्रयास आप लोगों के लिए, जो आप सबसे मतलब इससे ज्यादा सस्ता अगर कहीं मिले तो मुझे बता देना। इससे ज्यादा सस्ता क्वालिटी वाइज, बाकी किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को खड़ा करके आप कहेंगे कि सी सेट 150 रुपए में, तो बात अलग है। भाई पहली पीढ़ी का टीचर हूं मैं। 2011 जब पहली बार सी सेट लॉन्च हुआ था, तो सी सेट के पेपर आने से पहले भी मैं सी सेट मुखर्जी नगर में पढ़ा रहा था। और आज 2023 पूरे कंटिन्यूअसली 13 वर्षों से सी सेट पर हर तरीके के पेपर पर मेरी नजर रही। और कंटिन्यूअसली इन 13 वर्षों में न जाने सी सेट के कितने मास्टर आए गए, बट 13 वर्षों से लगातार उस विषय में एक तरफा काम किया है। तो आप लोगों के लिए एक जो बेहतरीन चीज मैं आपके लिए लाया हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। वैसे फाउंडेशन बैच हमारा आ रहा है 2 मई से, और 2 मई से यदि आपको बिल्कुल शुरुआत करनी है जीरो से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एमके लाइव रेफर कोड यूज करते चलिएगा। साथ ही साथ इस फाउंडेशन बैच में आपको जो भी प्रिपरेशन से जुड़ी हुई दिक्कत आएगी, आप सीधा क्लास में हमसे बातचीत कर सकते हैं। हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। या 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, 1 दिन से लेकर 5 दिन, मतलब जो शुरुआत की जा रही है, 5 दिनों का पूरा फ्री ऑफ प्रोग्राम, फ्री ऑफ कोर्स प्रोग्राम है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आस्क मी एनीथिंग, स्ट्रेटजी सेशन ये चलने वाले हैं। आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। कल हम ज्योग्राफी की क्लास इसमें लेंगे। आरंभ बैच बाइलिंगुअल बैच है, कंप्लीट प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। 3 साल का यूपीएससी प्रिपरेशन नया कोर्स लॉन्च हुआ है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जो इंतजार कर रहे थे, एक स्कॉलरशिप टेस्ट संडे के दिन होगा, इसे आप देख लीजिएगा। मैकबुक आपको मिलेगा प्राइस में अगर आप फर्स्ट रैंकर हैं। आईपैड, फिटबिट, वर्सा, जेबीएल प्रोडक्ट, कई सारे वाउचर्स भी आपको अवेलेबल होंगे। अब जिसका आप वेट कर रहे थे वो चीज मैं दिखा दूं। पहली बार, मतलब कंप्लीट मेरी जितनी रिकॉर्डेड क्लासेस है सी सेट की, जो मैंने 12 दिसंबर से लेकर 25 मार्च तक अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर ली थी, वो कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस इस समय आपको मैं उपलब्ध करा रहा हूं मात्र 2500 रुपए में। ये बहुत लंबी, मतलब मान के चलेगा कि अनअकैडमी ने के साथ मेरी न जाने कितनी मीटिंगें हुई, और फाइनली आप लोगों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मुझे बता देना अगर इससे ज्यादा सस्ता कहीं कुछ मिल जाए। एमके लाइव उसके लिए रिफर कोड कंपलसरी मान के चलेगा, और ये भी 250 रुपए और डिस्काउंट, मतलब ये 2499 नहीं, मात्र मैं कहूंगा कि 2249 रुपए में। मतलब 2249 रुपए में आज के जमाने में क्या आता है आप भी जानते हैं।
पर मधुकर कोटवे का कोड सब 2249 रुपए में भी आता है। सीसेट के लिए अब इससे ज्यादा बड़ी और चीज नहीं हो सकती। और सीसेट की टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज का मेरा नारा था खुली चुनौती। यदि इससे बेहतर टेस्ट सीरीज मार्केट में आपको मिलती है ना, तो मेरी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करा दूंगा टेस्ट सीरीज। मैं इतना दावेदार हूं, खुद मेरे द्वारा बनाई गई टेस्ट सीरीज है, जो एक जमाने में केवल ऑफलाइन सेंटर पर किसी दुकान में भी नहीं मिलती थी। बहुत कॉस्टली टेस्ट सीरीज थी। आपको सुनकर अचरज होगा कि 6 टेस्ट सीसेट जो मैंने बनाए हैं, किसी विद्यार्थी की बनाई हुई क्लासेस नहीं, मेरी टीम ने नहीं बनाया है। ये टेस्ट कंप्लीटली मेरे द्वारा बनाया गया टेस्ट है 999 में, जिसमें आपको MK लाइव रिफर कोड 100 रुपीज और डिस्काउंट दे देगा। मात्र 899 रुपए में इसका एक्सप्लेनेशन ही लगभग 30-40 पेज का एक्सप्लेनेशन है इसका। तो आप समझ सकते हैं मैंने डिटेल में हर सवाल का जवाब, कॉम्प्रिहेंशन के आंसर, और कुछ टेस्ट में मैंने जानबूझकर डिसीजन मेकिंग भी डाला है ताकि पैटर्न बदले तो पता चल जाए। ये दोनों चीजें आप लोगों के पास उपलब्ध करा दी हैं। मेरी बस इतनी सी विनती है कि आप, यदि अभी इसकी जरूरत आपको नहीं है, जिनको भी है उन तक ये मैसेज आपको कन्विंस करना है कि यदि आपको सीसेट में दिक्कत है तो इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। केवल सर्वर की कॉस्टिंग ली है, सर्वर की महोदय, बाकी कुछ भी नहीं। आइए करंट अफेयर पर बातचीत करते हैं। सबसे बड़ी और अच्छी खबर है राजस्थान से। राजस्थान का ये जो खबर है, ये खबर बता रही है कि स्वास्थ्य का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मूल्यांकन चर्चा का विषय है। झारखंड सरकार के द्वारा प्राइवेट सेक्टर में 75% लोकल लोगों की भर्ती की शर्त। भूजल एक मूल्यवान किंतु हासमान संसाधन, रिपोर्ट बड़ा चिंता का विषय है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूजल उपयोग करने वाला देश भारत बन गया है। CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट 2022, भारत की ई कॉमर्स निर्यात क्षमता को प्राप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट। इरेडा को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा। इसरो द्वारा सबसे भारी रॉकेट LV-M3M2 लॉन्च किया गया। ई फार्मेसी के संदर्भ में संसदीय समिति की रिपोर्ट। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। नैनो उर्वरकों के लाभ पर संसदीय समिति की रिपोर्ट। रेडिएशन पर बार्क का अखिल भारतीय सर्वेक्षण। और इसरो द्वारा RLV रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का सफल परीक्षण। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961। फिनलैंड बना नाटो का नवीनतम सदस्य। वन लाइनर फैक्ट और बहुत कुछ। सबसे पहली और बड़ी खबर है, देखो भाई, स्वास्थ्य जैसा विषय हमारे देश में राइट टू एजुकेशन आ चुका है, राइट टू इंफॉर्मेशन आ चुका है, हमारे देश में राइट टू फूड सिक्योरिटी आ चुका है, या फिर हम कहेंगे कि नौकरी के लिए रोजगार का कानून आ चुका है, खाद्य सुरक्षा का कानून आ चुका है, जानकारी का कानून आ चुका है। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर एक अद्भुत सा, मतलब मैं कहूंगा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति वाला कानून लाया है। स्वास्थ्य अधिकार को गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल। अस्पताल सरकारी हो या निजी, कोई भी मरीज को उपचार से मना नहीं किया जा सकेगा। मरीज इलाज का खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं रहा तो सरकार अस्पताल को देगी पैसा। हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2023 प्रस्तुत किया। यह विधेयक के पारित होते ही राजस्थान स्वास्थ्य के अधिकार को बतौर कानून प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो अभी विधेयक पारित हुआ है विधानसभा से, लेकिन राज्यपाल के साइन की जरूरत है।
विधेयक राज्य के प्रत्येक निवासी को, राज्य के मतलब राजस्थान के लिए, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार देता है। इस विधेयक के तहत राजस्थान के प्रत्येक निवासी को राज्य के किसी भी स्वास्थ्य संस्थान में, फिर वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने का अधिकार है। इमरजेंसी सर्विसेज, दुर्घटना हो जाए, सांप या जानवर के काटने और राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा तय किए गए किसी भी अन्य आपातकालीन उपचार के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्र द्वारा अपेक्षित शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना रोगी का इलाज, मतलब अपेक्षित शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना रोगी का इलाज किया जाएगा। जैसे अभी तक नहीं होता था कि सबसे पहले आप ये फीस भर दीजिए, पेमेंट भर दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। तो बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ा मैं कहूंगा सकारात्मक पहलू, और ये पूरे भारत में लागू होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी जैसी परिस्थिति में व्यक्ति की जान या व्यक्ति के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता। गैर आपातकालीन स्थिति में भी यदि रोगी भुगतान करने में असमर्थ है तो अपेक्षित शुल्क की पूर्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। अब यहां पर देखो थोड़ा मुद्दा तो है ही। मुद्दा क्या है? राज्य सरकार ने बोल तो दिया कि राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, लेकिन ये क्लियर करिए ना कि राज्य सरकार कितने दिनों में करेगी, क्या प्रोसीजर होगा, कितने समय में राज्य सरकार ये सारी चीजें समस्याओं को हल कर देगी। क्योंकि ये क्लियरिटी न होने के कारण राजस्थान में जो डॉक्टर हैं, खास करके जो प्राइवेट अस्पताल वाले डॉक्टर हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है भाई हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप हमें क्लियरली बताओ कि कितने दिनों में आप हमें पैसा दोगे। कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो पहले उल्लंघन के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना और दूसरी बार उल्लंघन के लिए 25,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडनीय होगा। जुर्माना थोड़ा सा कम है, मान लीजिए, देखना यार छोटा सा और एक मुद्दा आ गया। मान लीजिए किसी अस्पताल को ये पता है कि अभी जिस व्यक्ति को हमें इलाज देना है उस व्यक्ति का इलाज 1.5 लाख रुपए का है, तो अस्पताल वाला कहेगा मैं दंड भर दूंगा, 10,000 ही तो पेनल्टी है। तो थोड़ा सा यहां ये सावधानियां बरतनी जरूरी है। कोई व्यक्ति जानबूझकर एक्ट के नियमों का उल्लंघन करता है तो पहली बार नियम तोड़ने पर 10,000 रुपए, दूसरी बार उल्लंघन पर 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। सिविल कोर्ट भी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। एक्ट में प्रोविजन है कि किसी भी सिविल कोर्ट को ऐसे किसी केस या कार्रवाई को लेने का अधिकार नहीं होगा, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा मामला नहीं जाएगा। इसमें राइट टू हेल्थ एक्ट में बनी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, मतलब हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी, स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी, इनके पास ऐसे मामलों को लेने की ताकत होगी। तो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी जो कि राज्य की राजधानी में होगी, जांच के लिए स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी या ये क्या उससे अधिक उससे ज्यादा लोगों की कमेटी नॉमिनेट कर सकेगी। जांच की इंफॉर्मेशन के लिए अथॉरिटी किसी व्यक्ति को बुला सकेगी, वह व्यक्ति लीगल इंफॉर्मेशन पेश करने के लिए बाउंड होगा। अथॉरिटी या इसका अथोराइज कोई दूसरा अधिकारी ऐसे किसी भी बिल्डिंग या स्थान पर एंट्री कर सकेगा। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को किसी सब्जेक्ट से संबंधित डॉक्यूमेंट मिलने का विश्वास हो, वैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को ले सकेगा, उसके नोट्स और कॉपी को ले सकेगा। अपील का अधिकार मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को किसी आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति 30 दिन में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी में अपील फाइल कर सकेगा। मतलब मैं सरल भाषा में बता दूं तो इसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया है कि अगर इस कानून के तहत किसी प्रकार का वाद विवाद होता है तो उसके लिए किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि राज्य और जिले स्तर पर एक हेल्थ अथॉरिटी रहेगी। राज्य वाली जो हेल्थ अथॉरिटी रहेगी उसके मामले की शिकायत करनी हो तो स्टेट वाली हेल्थ अथॉरिटी के पास मामला भेजा जा सकता है। डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है विरोध। वही दूसरी ओर निजी चिकित्सकों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि विधेयक में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है कि निजी चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क उपचार किए जाने की स्थिति में
कितनी समय अवधि में राज्य की ओर से भुगतान किया जाएगा? तो बड़ी संख्या में जो डॉक्टर हैं, रोल बैक RTH, राइट टू हेल्थ रोल बैक, मतलब डॉक्टर बड़े स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यह विधेयक आर्टिकल 19A के अंतर्गत जीविकोपार्जन हेतु व्यवसाय या व्यापार करने के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। विशेषज्ञों का कहना है कि भाई आपने एक तरफ स्वतंत्रता दी और लोगों पर एक तरीके से मुफ्त में काम करने का दबाव डाला, क्योंकि निजी अस्पताल और चिकित्सकों से भी आपातकालीन परिस्थिति में रोगी का निःशुल्क इलाज करने की अपेक्षा की गई। चिकित्सकों का यह भी मानना है कि विधेयक के लागू होने पर निजी चिकित्सकों की कार्य प्रणाली में नौकरशाही का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ेगा। साथ ही साथ डॉक्टरों का मानना है कि इससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो जानबूझकर हमारे मामलों में ज्यादा इंटरफेयर करेंगे। डॉक्टरों का कहना है योजनाओं के पैकेज अस्पताल में इलाज और सुविधाओं के खर्च के मुताबिक नहीं है। ऐसे में इलाज का खर्च कैसे निकालेंगे? इससे या तो अस्पताल बंद हो जाएंगे या फिर ट्रीटमेंट की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। देखो, नो डाउट विधेयक बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें दोनों तरफ की बातों को सुनना होगा और एक मध्य का रास्ता लेना होगा, ताकि हमारे देश के नागरिक, या हम कहेंगे राजस्थान के नागरिकों को एक बेहतर तरीके की सुविधा मिल सके। यद्यपि विधेयक में निजी अस्पतालों के संदर्भ में नौकरशाही के अनावश्यक हस्तक्षेप, अस्पताल पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ, नियमित अवधि में भुगतान जैसी कुछ समस्याएं विद्यमान है, किंतु इसके बावजूद यह विधेयक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुकूल है। वर्तमान में शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करना जहां एक और राज्य का प्राथमिक दायित्व है, वहीं दूसरी ओर यह नागरिक के बुनियादी अधिकारों के समतुल्य भी है। इसकी पुष्टि संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार संबंधी सार्वभौमिक घोषणा भी करती है। जिस प्रकार शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है, उसी प्रकार वर्तमान में स्वास्थ्य को भी बतौर अधिकार नागरिकों को प्रदान किया जाना राजस्थान सरकार का एक प्रगतिशील और स्वागत योग्य कदम है। इस संबंध में राज्य सरकार को निजी चिकित्सकों को संज्ञान में लेते हुए उनकी चिंता और आपत्तियों का समाधान करने का प्रयास करते हुए विधेयक को और अधिक स्पष्ट और प्रासंगिक बनाए जाने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि विधेयक के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। भाई ऑब्वियसली सरकार का मकसद नागरिकों को ऐसी आपातकालीन परिस्थिति में न केवल जीवन बचाने का प्रयास है, बल्कि एक मूलभूत आवश्यकता प्रदान करने के लक्ष्य से सरकार काम कर रही है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें ज्यादा ज्यादा बेटर क्या होना चाहिए, इसमें कोशिश ये हो कि सरकार उनके जो मुद्दे हैं, उनके जो चैलेंजेस हैं, उन पर काम करें, ताकि बेटर तरीके से चीजें पूरी हो सके और जो लक्ष्य है वो लक्ष्य सभी को प्राप्त हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्लियर किया था कि स्वास्थ्य का अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार एक प्रकार की गरिमामय जीवन यापन का अभिन्न हिस्सा है। तो यदि ये प्रश्न आ जाए कि क्या भारत के संविधान में स्वास्थ्य के अधिकार से जुड़े हुए कोई बातचीत है, तो संविधान मूल संविधान में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में यह बातचीत क्लियर की है कि यह एक मूल अधिकार है। और हमारे देश का आर्टिकल 47 एक पोषण युक्त समाज, मतलब एक पोषण जहां पर कमी होती है, कुपोषण की प्रॉब्लम होती है, तो सरकार को निर्देश देते हैं कि आप वहां कुपोषण की समस्या का समाधान करिए। स्वास्थ्य और पोषण के लिए आर्टिकल 47 एक नीति निर्देशक तत्व है, जो सरकारों को आदेश देता है कि देश के नागरिकों के लिए एक बेहतर पोषण युक्त स्वस्थ वातावरण निर्मित किया जाए। एक लाली है महारानी कुमारी, नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स जैसे आपको पीछे दिख रहे हैं, जैसे मैं समझा रहा हूं, उसी के शॉर्ट फॉर्म में चीजों को बनाइए। जहां शॉर्ट फॉर्म नहीं समझ में आ रहा है, एज इट इज लिखते चलिए। जैसे यहां कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं, ये उदाहरण हमें पता होना चाहिए
कि हमें ये पूरा याद करना है। फिर हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना आर्टिकल 47 के तहत एक नीति निर्देशक तत्व है, तो इसे बाध्यकारी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद राज्य को सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने में प्राथमिकता देनी चाहिए। आर्टिकल 47 राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपनी प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। मतलब ऐसी चीजें जो दवाइयों में ठीक है लेकिन दवाई के अतिरिक्त अगर कोई यूज कर रहा है तो उस पर प्रतिबंध भी लगाएगा। मोटे तौर पर कहें तो हेल्थ के बारे में आर्टिकल 21 और आर्टिकल 47 हमारे संविधान का हमें दिशा निर्देश देता है। हाल ही में किस देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्वास्थ्य संबंधी अधिकार विधेयक पारित करने का ऐतिहासिक कदम उठाया? तो बिल्कुल अब आप कमेंट्स कर सकते हैं कि किस राज्य में यह कदम उठाया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य के अधिकार संबंधी कानूनों के निहितार्थों को स्पष्ट करते हुए वर्तमान में इस प्रकार के कानून के महत्व और इससे संबंधित चुनौतियों को रेखांकित कीजिए। देखो भाई, महत्व क्यों है? हमारे देश में दुनिया की सबसे ज्यादा कुपोषित आबादी बसती है। हमारे देश में गरीबी दुनिया की सबसे अधिक, आंकड़ों के रूप में, परसेंटेज वाइज नहीं, आंकड़ों के रूप में दुनिया की सबसे अधिक गरीबी भारत में है। साथ ही साथ भारत के लोगों के पास आज भी मूलभूत सुविधाओं वाली कई सारी चीजें नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य का अधिकार एक बेहतर प्रयास है भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए। अगली खबर है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, और ये बड़ी चिंता का विषय है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो कह रही है, हाँ बिल्कुल, इसमें कई सारा सुधार आप सजेशन दे सकते हैं, बट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जो बातचीत आई है वो चिंता का विषय है कि ये रिपोर्ट कहती है भारत की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। दयनीय मतलब आपको सुनकर अचरज होगा कि रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति हमसे अच्छी है। मतलब मुझे जब मैंने रिपोर्ट देखी तो अद्भुत लगा कि ये क्या चल रहा है और मतलब किस तरीके की बातचीत है। मतलब एशिया में हमसे ज्यादा पिछड़ा हुआ कोई नहीं है। बड़ा मतलब मैंने खुद कहा कि क्या भारतीय लोग इतने दुखी हैं? हाँ, वो अलग बात है कि हम मीडिया से अलग दुखी है, हम जो मूल मुद्दे हैं वो तो नहीं चल रहे, कुछ दूसरे मुद्दों पर ही बातचीत चल रही है, लेकिन हम रिपोर्ट को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। भाई समस्या तो कहीं ना कहीं तो होगी, क्योंकि इतना रिपोर्ट खराब कैसे हो रही है? माना हमने कि चलो भाई उनसे ज्यादा बेटर नहीं, लेकिन क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि एशिया में हम एक बेहतरीन हैप्पी वाली कंट्री बन रहे हैं कि कहीं स्ट्रेस तो नहीं बढ़ रहे हैं? तो बड़ा चिंता का विषय है। 126वीं रैंक मतलब बहुत अच्छी रैंक नहीं है, और मतलब रिपोर्ट के जो सबसे बड़े बिंदु हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश से भी पीछे दिखाया गया भारत को हैप्पीनेस के मामले में, जबकि पाकिस्तान की इस समय स्थिति कितनी दयनीय है, वहां के लोग किस तरीके की महंगाई से जूझ रहे हैं, श्रीलंका की स्थिति कितनी खराब हो चुकी थी हमने देखा था। तो या तो रिपोर्ट मतलब चलो माना कि, पर क्या पूरी तरह से खारिज की जा सकती है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन, नाम पर गौर करेंगे, SDSN, यूनाइटेड नेशन की इस संस्था ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की। पहली रैंक फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड की है, पहली, दूसरी, तीसरी।
सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान, लेबनान और सियरा लियोन की है। भारत कुल 146 देशों में 126वें स्थान पर है, जो कि पिछली बार 136 पर था, अब 126 पर है। और मतलब आप देख लीजिए, क्या ये थोड़ा बदमाशी तो है, बिल्कुल 100%। भाई हम भी जानते हैं कि भारत के लोग ठीक है दुखी हो सकते हैं, लेकिन क्या हमारी स्थिति यूक्रेन से खराब है? मतलब जो युद्ध से पीड़ित राष्ट्र हैं, ये जो संस्था बना रही है, क्या इनका मस्तिष्क पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है? क्या इनकी मानसिक स्थिति, जो भी रिपोर्ट बनाने वाले लोग हैं, क्या उनके अंदर कोई बुद्धिजीविता नहीं रहे कि एक युद्ध पीड़ित देश से ज्यादा दुखी हम शांति प्रिय देश वाले लोग होंगे? अद्भुत है इनका, मतलब अद्भुत ये कह रहे हैं कि नहीं, हैप्पीनेस के मामले में 92 पर है यूक्रेन, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, जिसके बारे में हम जानते हैं कि स्थिति कितनी दयनीय हो चुकी थी, बांग्लादेश, इथोपिया, मतलब वियतनाम, चाइना जैसा देश जहां बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, क्या वो हैप्पी देश हो सकता है? मतलब निश्चित ही भाई आप कह सकते हैं कि भारत की हैप्पीनेस इंडेक्स ठीक है, उतनी नहीं हो सकती है जितना कि आप टॉप 20, टॉप 50 में उम्मीद करते हैं, लेकिन इतनी भी खराब नहीं है जितना कि आप लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई हम पिछले कई वर्षों से ना हमने कोई युद्ध किया, ना किसी प्रकार की समस्याएं जो कोरोना की सबके साथ थी हमारे साथ थी। मतलब इतना बड़ा बदमाशी, बहुत ज्यादा ही बदमाशी, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे हिसाब से तो जो भी मूर्ख लोग इस रिपोर्ट को बना रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वे थोड़ा सा अपने जीवन को पलट कर देखें। गांधी जैसे देश को मान सकते हैं भाई कि ठीक है समस्याएं हो सकती, लेकिन इतनी खराब नहीं हो सकती जितना तुम दिखा रहे हो। यूक्रेन से तो ज्यादा खुश है हम लोग, एक युद्ध पीड़ित देश से ज्यादा खुश है हम लोग। देख लीजिए इन्होंने किस बेसिस पर बनाते हैं। एक तो परचेसिंग पावर पेरिटी के बेस पर देश का प्रति व्यक्ति जीडीपी कितना है, सोशल सपोर्ट देश में कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, थोड़ा सा विकल्प चुनने की स्वतंत्रता कम हो गई है, मान सकते हैं हम। काइंडनेस, उदारता कितनी, ये तो हमारे देश के लोगों में भरा हुआ है। देखो भाई आज साल 2 साल 3 साल के कुछ गंदे लोगों की विचारधारा से भारतीयों के अंदर बसा हुआ अहिंसात्मक विचार और भारतीयों के अंदर बसी हुई सभी को समाकर लेकर चलने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होगी। ये पिछले 3-4 वर्षों में जिस तरीके की गंदी हरकतें कुछ गंदे लोगों ने की है भारत में, इससे भारतीयों का मनोबल थोड़ा कमजोर हो सकता है, पर इतना कमजोर नहीं हो सकता कि हम अपनी धरोहर पीछे छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, हमारे लिए आज भी भगवान राम सबसे पहले शांति के प्रतीक है, होने दीजिए कुछ लोगों के युद्ध के प्रतीक, लेकिन हमारे लिए तो पहले भगवान राम शांति के प्रतीक है, भगवान कृष्ण शांति के प्रतीक है, जिन्होंने हमेशा ही सबसे पहले शांति की ओर ही कार्य किया है, युद्ध को एक अंतिम विकल्प के रूप में माना है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उदारता भारतीयों के अंदर बहुत अच्छी है, करप्शन के मामले ठीक है कह सकते हैं, लेकिन हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं है कि हम यूक्रेन से पिछड़ सके। ये क्रय शक्ति क्षमता जो उन लोगों ने अभी नहीं पढ़ी है, परचेसिंग पावर पेरिटी एक कंसेप्ट होता है जिसमें आप एक टोकरी बना लेते हैं सामानों की, जूते, चप्पल, सब्जियां, फ्रूट्स, दैनिक जरूरतें जो भी होती है उसको भारत में खरीदा जाता है, उसको अमेरिका में खरीदा जाता है, और फिर कंपैरिजन किया जाता है कि भारत में ये टोकरी 600 रुपए में आई, अमेरिका में ये टोकरी $60 में आई, तो हम कहेंगे कि भाई $1 मात्र 10 रुपए की परचेसिंग पावर रखता है। तो इसके बेसिस पर जीडीपी मतलब पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। थोड़ा सा इस संस्थान के बारे में जान लीजिए जो ऐसी बकवास कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है इस संस्थान का नाम, 2012 में बनाया गया था, न्यूयॉर्क मुख्यालय है इसका।
यूएन के सदस्य देशों की सतत विकास लक्ष्य की प्रगति का आकलन करता है, प्लस पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित व्यवहारिक समस्याओं के समाधान हेतु तकनीकी और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करता है। यह सतत विकास के लिए व्यवहारिक समाधानों को बढ़ावा देने तो वैश्विक स्तर पर रिसर्च, साइंटिफिक और तकनीकी विशेषज्ञों को एकजुट करता है। यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पब्लिश करता है। दोनों रिपोर्टों के नाम याद रखना, एक तो सतत विकास रिपोर्ट और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। प्राय सुर्खियों में रहा वैश्विक खुशहाली सूचकांक को किस संस्था ने जारी किया, तो इस गंदी संस्था ने जारी किया। क्षमा चाहूंगा मैं इसको गंदा कहने के लिए, क्योंकि ठीक है भाई, आप अगर बनाने जा रहे तो थोड़ा सिस्टमेटिक बनाएं, सही तरीके से बनाएं ताकि चीजें क्लियर हो, मतलब एक भ्रम ना फैलाएं। क्या एक युद्ध पीड़ित देश से मतलब आप एक शांति प्रिय देश की तुलना करेंगे और ऐसी मूर्खता वाली बात करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे? तो ये वो संस्थान है जिसने ये कहा है ऐसी बातें। फिर अगली खबर थोड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है साइंस टेक्नोलॉजी की। एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। देखो, टेलीस्कोप जो बनाए गए लगभग 2.5 मीटर के आसपास का ये टेलीस्कोप है और एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, दूरबीन शब्द नाम सुना होगा। दूर की चीजों को देखने के लिए उसी का एक बड़ा वर्जन समझ लीजिए कि टेलीस्कोप है, दूरदर्शी। हिंदी में अगर हम कहें तो टेलीस्कोप दूरदर्शी। तो हमें दुनिया, विश्व ब्रह्मांड के जो प्लानिट है, सोलर सिस्टम्स है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, उनका अध्ययन करना है तो एक तरीके से बड़े टेलीस्कोप बनाए जाते हैं। ऐसा ही एक बड़ा टेलीस्कोप बनाया गया है और इसे उत्तराखंड में लगाया गया। आप सोचो कितनी ऊंचाई पर। उत्तराखंड में जनरली जो पहाड़ों की ऊंचाई है वो औसतन 5 से 6 किलोमीटर के आसपास के, किलोमीटर मतलब 5,000 से 6,000 मीटर ऊंचा है। फिर वहां से इतना बड़ा टेलीस्कोप, तो स्टडी करने में आसानी जाएगी। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया। यह मिरर टेलीस्कोप को आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस के द्वारा बेल्जियम के एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम कॉरपोरेशन और बेल्जियम में सेंटर स्पेटियल डिलीज द्वारा विकसित किया गया है। मतलब बेल्जियम की मदद से। ये नाम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका जो नाम रखा गया है लिक्विड मिरर। देखो, जो नॉर्मल मिरर हमारे घरों में है ना, वो सॉलिड मिरर है। ये लिक्विड मिरर होता है जिसमें हम पारे का यूज करते हैं, मरकरी का यूज करते हैं, और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। इससे पिक्चर की क्लैरिटी काफी अच्छी आती है और काफी बड़े दायरे को हम इसमें कवर कर सकते हैं। तो टेक्निकली ये लिक्विड मिरर है, एक तरीके से बहुत बड़ा आकार का। How it is different from conventional telescope? Conventional telescope is steered to point toward the celestial source of interest in the sky for observation. मतलब किसी खगोलीय पिंड की ओर ध्यान देता है। The liquid mirror telescope on the other hand are stationary telescope that image a strip of the sky which at the zenith at a given point of time in the night. In other words, a liquid mirror telescope will survey and capture any and all possible celestial objects from star, galaxy, supernova, explosion, asteroid to space debris. हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद भविष्य में नए मतलब यूनिवर्स के किसी और जीव की खोज हो, एक ऐसे प्लानेट की खोज हो जिस पे हमें पता चले कि मनुष्य जैसा कोई बुद्धिमान जीव है। वस्तुतः तरल दर्पण भी एक दूरबीन है, किंतु पारंपरिक दूरबीन जहां अत्यधिक पॉलिश वाले कांच का प्रयोग करती है, वही तरल दर्पण में पारे का प्रयोग होता है। पारंपरिक दूरबीन की तुलना में नया तरल दर्पण आकाश के बड़े भाग का अधिक सूक्ष्मता के साथ अवलोकन करने में सक्षम है। इस दर्पण की सहायता से क्षुद्र ग्रह, सुपरनोवा, अंतरिक्ष मलबे, अन्य सभी खगोलीय पिंडों को देखा जाएगा। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसे नवीनतम कंप्यूटेशनल टूल्स को डेटा की स्क्रीनिंग, प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए तैनात किया जाएगा।
अब जैसे इसका नोट्स बनाना है तो इसके नोट्स में दो बातें बना लीजिए आप लोग। एक तो ये कहाँ लगाया जा रहा है, उत्तराखंड के देवस्थल में, क्या आकार का है वो डाल दीजिए। और नोट्स में तीसरा डालिए कि ये जो लिक्विड मिरर होता है इसकी क्या खासियत होती है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलिएगा जो फैक्ट वाली खबरें हैं उसके बारे में। अब जो संस्थान है जिसने इसको बनाया, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, नैनीताल का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 1954 में बनाया गया था। विज्ञान प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। खगोल विज्ञान, सौर भौतिकी, खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता इस संस्थान का काम है। हाल ही में देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो आप आंसर कमेंट्स कर सकते हैं कि यह घटना कहां की है। इसरो द्वारा सबसे भारी रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, एक्चुअल में ये कोई और नहीं, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है, मैं एक बार थोड़ा याद दिला दूं। इसरो का पहली पीढ़ी का लॉन्चिंग व्हीकल था एसएलवी, दूसरी पीढ़ी का लॉन्चिंग व्हीकल था एएसएलवी, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जीएसएलवी में मार्क 1, मार्क 2 और मार्क 3 भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है। प्रक्षेपण मतलब लॉन्चिंग व्हीकल है। इसकी खासियत होती है कि ये लगभग 10 टन वजन के सैटेलाइट को लियो निम्न पृथ्वी की कक्षा में ले जा सकता है और लगभग 4 टन तक के सैटेलाइट को जियो की कक्षा में ले जा सकता है, जो पृथ्वी की सबसे ऊंची कक्षा होती है। और जो लॉन्चिंग हुआ उसमें हमने 36 सैटेलाइट को एक साथ ऑर्बिट में, वन वेव सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च किया। आपको पता होगा कि 2017 में 15 फरवरी को इसरो ने एक कीर्तिमान रचा था 104 सैटेलाइट को ले जाने का। तो सबसे बड़ा कीर्तिमान 104 सैटेलाइट को ले जाने का है। हाल ही में इसरो ने आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, यह हमारा प्रक्षेपण केंद्र है जहां से हमारे जो भी सैटेलाइट है वो भेजे जाते हैं। सबसे भारी रॉकेट है लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 वन वेव इंडिया 2 को, मतलब ये दूसरी उड़ान है वन वेव के लिए। 43.5 मीटर लंबा इसरो का ये रॉकेट ब्रिटेन की कंपनी वन वेव ग्रुप के 36 उपग्रह को एक साथ लेकर रवाना हुआ। मतलब हमारे सैटेलाइट को नहीं, ब्रिटेन के, मुफ्त में नहीं लेकर गया, ऑब्वियसली कमाई हुई इससे। इन उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा जाएगा। इस मिशन को LVM3 वन वेव इंडिया 2 नाम दिया गया है। GSLV मार्क 3 का उपयोग किया गया। मैं थोड़ा बता दूं आपको GSLV मार्क 3 के बारे में, हल्का फुल्का आइडिया हुआ आपको। GSLV मार्क 3 एक रॉकेट है जिसमें 3 चरणों का ईंधन होता है। पहले चरण में ठोस ईंधन होता है, सॉलिड फ्यूल, हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन का। यहाँ बूस्टर लगाए जाते हैं। बूस्टर, बूस्टर मतलब साइड में एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें लिक्विड फ्यूल होता है, लेकिन लिक्विड फ्यूल होता है नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड प्लस, जो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ साथ अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राक्सी। दूसरे चरण में लिक्विड फ्यूल होता है, वही जो बूस्टर में लगाया गया था। बूस्टर मतलब नीचे की और साइड में जो लगाए जाते हैं, इनको बूस्टर्स कहते हैं। फिर लिक्विड फ्यूल होता है दूसरे चरण में, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या नाइट्रोजन मिक्सचर और मोनोमिथाइल हाइड्राजीन भी होता है। तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट इंजन है।
जो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करता है। हाइड्रोजन फ्यूल होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर वाला फ्यूल होता है। उसके बाद यहाँ सैटेलाइट रखे होते हैं, ये सैटेलाइट रखे होते हैं, मतलब सैटेलाइट यहाँ होते हैं बस, बाकी तो पूरा ये ईंधन से भरा है। इतना मतलब ईंधन पैदा होगा कि इतनी एनर्जी रिलीज करेगा ये ईंधन कि इसको हम काफी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो 3 चरणों का है। अगर हम बातचीत करें तो हर एक चरण में अलग अलग टाइप से, जैसे कि अगर आप देखेंगे, वन वेव का पेलोड था 5,805 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट था, बहुत बड़ा पेलोड था। इतना पेलोड हमने आज तक नहीं भेजा था। भारत ने पहली बार इतना हेवी पेलोड भेजा है। तो जो जैसे स्ट्रेप ऑन मतलब होता है जो साइड में स्ट्रेप ऑन, फिर कोर की बात करें अपर स्टेज, ये क्रायोजेनिक इंजन की बात है। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, ये लिक्विड फ्यूल की बात है जो सेकंड स्टेज में होता है। और ये सॉलिड फ्यूल की बातचीत होती है। वन वेव ब्रिटेन का है ये। वन वेव जनरेशन 1 इज ए 150 केजी क्लास सैटेलाइट। जनरेशन 1 का ये 2 का है। और बहुत बड़ा मतलब पहला भारत के लिए बड़ी चीज क्या है, 5,805 किलोग्राम का सैटेलाइट आज तक इसरो ने लॉन्च नहीं किया था। पहली बार पूरी सफलता के साथ लॉन्च किया। तो 26 मार्च की बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। वन वेव 5,805 किलोग्राम, इसके पहले इतना हेवी सैटेलाइट कभी लॉन्च नहीं किया था भारत। वन वेव और इसरो की कमर्शियल यूनिट न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये एक हमारे इसरो की सहयोगी संस्था है, NSIL। इसका काम है डील करना दूसरे देशों के साथ कि कितना पैसा लगेगा और फिर उस डील को इसरो तक के माध्यम से पूरा करना। इसके पहले 23 अक्टूबर 2022 को इसरो ने वन वेव के 36 सैटेलाइट और भेजे थे। LVM इज ए 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल, जिसमें हम देख चुके हैं कि 3 चरणों का ईंधन होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, भारत के लिए काफी सम्मान की खबर है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मूल्यांकन। जरा तेजी से कमेंट्स करना, देखिए कितने लोग सच में पढ़े लिखे लोग हैं। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची किस विषय के बारे में है, किस विषय के बारे में वर्णन किया गया है? बहुत बढ़िया राधा पाटीदार, बहुत बढ़िया। केंद्र राज्य शक्ति विभाजन। तो बड़ी चर्चा ये इसलिए है क्योंकि फिर से मुद्दा उठा है केंद्र और राज्य के बीच शक्ति के बंटवारे का। क्योंकि हमारा देश एक संघीय संविधान को अपनाता है, हमारा देश संघ है, राज्यों के जुड़ने से राष्ट्र बना है हमारा। तो ये जो राज्य हैं, इनके जो सरकारें हैं, इनके पास क्या ताकत रहेगी और केंद्रीय सरकार के पास क्या ताकत रहेगी, इस शक्ति के विभाजन को हम बातचीत कर रहे हैं। शमा खान, एनर्जी डिवाइड नहीं है, शक्ति पावर विभाजन है। एनर्जी अलग चीज होती है और पावर अलग चीज होती है। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मूल्यांकन नामक एक पत्र जारी किया, जिसमें 7वीं अनुसूची विशेषकर समवर्ती सूची और राज्य सूची के संबंध में केंद्र को कुछ सुझाव प्रदान किए गए। देखो भाई, मुद्दा बड़ा ज्वलंत वाला है, इसलिए खबर बड़ी इंपॉर्टेंट बन गई। समिति के अनुसार, समिति का नाम अगर हम देखेंगे तो आर्थिक सलाहकार परिषद। क्या कह रही है समिति के अनुसार, समवर्ती सूची के संबंध में कानून से पूर्व केंद्र को राज्यों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। इस हेतु अंतरराज्यीय परिषद का एक उचित मंच के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अच्छी सजेशन दी है कि देखो भाई, जो विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है
उसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां दोनों को कानून बनाने का अधिकार है और केंद्र सरकार कानून बनाने जा रही है, तो राज्यों से सलाह मशवरा करे, ये एक संघीय भावना के अनुकूल है। साथ ही साथ राज्यों से सलाह मशवरा करने के साथ ही यह भी तय किया जाए कि राज्य की सिफारिश या राज्य की राय क्या है, और यह सलाह मशवरा कहां होना चाहिए। तो हमारे देश में इंटर स्टेट काउंसिल होता है। आपको पता हो तो थोड़ा तेजी से कमेंट्स करना, किस आर्टिकल के तहत 262 में इंटर जो रिवर्स होती है ना, रिवर अंतर नदी, जो नदियों के बीच के डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए बनाने की बातचीत है। बस इसी के नजदीक है। अगर आपको याद आए तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके। अंतरराज्यीय परिषद की सलाह लेने की बात की। समवर्ती सूची के विषय पर विधेयक पेश करने से पहले केंद्र सरकार को अंतरराज्यीय परिषद के माध्यम से राज्यों से परामर्श करना चाहिए। समवर्ती सूची में सम्मिलित विषय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा उसमें कुछ विषयों को सम्मिलित अथवा हटाया जाना चाहिए। मतलब जो समवर्ती सूची के विषय हैं वो थोड़े से ऐसे रहे केवल जहां पर विवाद हो सकता है, बाकी नॉर्मली या तो केंद्र की सूची में आ जाए या राज्य की सूची में तो ज्यादा बेटर होगा। बहुत बढ़िया जिन लोगों ने 263 आर्टिकल का आंसर दिया है। हालांकि समिति ने यह बताया नहीं कि किन विषयों को हटाया जाना चाहिए, किंतु समिति ने साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय को समवर्ती सूची में सम्मिलित की जाने की सिफारिश की। मैं आपके लिए बता दूं कि साइबर सुरक्षा पूरी तरह से केंद्र का विषय है, क्योंकि अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी गई थी हमारे देश में। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अवशिष्ट शक्ति के रूप में केंद्र का विषय है। क्लाइमेट चेंज जैसा नया मुद्दा केंद्र का विषय है। तो ये कह रहे हैं रिपोर्ट की समिति कह रही इसको समवर्ती सूची में डालिए। उल्लेखनीय कि वर्तमान में यह विषय अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसका अभिप्राय है इन विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है। समिति के अनुसार आर्टिकल 253 का उपयोग करने से पहले राज्य सरकारों के साथ प्रभावी ढंग से परामर्श करना चाहिए और उनका विश्वास हासिल करना चाहिए। 253 में यह बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कोई भी विषय हो, संसद कानून बना सकता है। तो समिति ने सलाह दी कि भाई भले ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन राज्यों के साथ बातचीत करिए और उसके बाद ही कानून बनाइए। संसद या राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून में स्पष्ट रूप से संबंधित सूची का उल्लेख होना चाहिए जिसके तहत उस कानून को बनाया जा रहा है। केंद्र राज्य के संबंध 7वीं अनुसूची में 2 भाग है, भाग 11 और भाग 12। भाग 12 में वित्तीय संबंध है और भाग 11 में विधायी और प्रशासनिक संबंधों की जानकारी। आर्टिकल 245 से 293 के बीच में केंद्र राज्य संबंध हमें मिलते हैं भाग 11 और भाग 12 के रूप में। आर्टिकल 246 में संघ सूची की बातचीत है। 246(2) में समवर्ती सूची की बातचीत है, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 246(3) में राज्य सूची, राज्य कानून बनाएगा। और आर्टिकल 248 में अवशिष्ट जो शक्तियां है वो संसद को दी गई। अवशिष्ट मतलब जिनके बारे में संविधान कुछ नहीं कहता, वो सारी शक्ति केंद्र के पास रहेगी। हमारे देश में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 5 विषय जो राज्य सूची के थे उसे समवर्ती सूची में डाल दिया था। एजुकेशन, फॉरेस्ट, नापतोल, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, ये 5 विषय एक जमाने में राज्य सूची के थे, अब वो समवर्ती सूची में डाल दिए गए हैं। भारत संघ बनाम मोहम्मद असलम मामला 2011। भारत की संघीय व्यवस्था में राज्य भी केंद्र के साथ बराबरी के हिस्सेदार हैं। अतः केंद्र द्वारा अपनी प्रशासनिक शक्ति का मनमाना प्रयोग नहीं किया जा सकता। अंतरराज्यीय परिषद, जिसके बारे में रिकमेंडेशन दी है कि समवर्ती सूची में जब भी कोई कानून बनाए तो केंद्र सरकार का काम है
कि वह अंतरराज्यीय परिषद की बातचीत करे, तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1988 में आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा गठन, केंद्र और राज्य के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का समाधान और बेहतर कोऑर्डिनेशन, वर्ष में न्यूनतम 3 बैठकें होना जरूरी, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसके सदस्य होते हैं। अंतरराज्यीय परिषद एक गैर संवैधानिक आयोग है जिसकी स्थापना पुंछी आयोग की सिफारिश पर की गई थी। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य के मध्य विवादों और तनावों के समाधान हेतु एक मंच उपलब्ध कराना है। तो दूसरी वाली बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑब्वियसली पहली वाली बात सही नहीं है, क्योंकि एक तो संवैधानिक है और सरकारी आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा अनुरोध करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? 252 और 253 अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने। फिर है राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961। ये एक्चुअल में चर्चा में इसलिए आ गया था क्योंकि भारत में जो कुछ खालिस्तानी उग्रवादी कहें, उनके द्वारा जो ब्रिटेन में भारतीय झंडे के साथ छेड़छानी करने की बातचीत आई, तो राजनयिक संबंधों पर अंतरराष्ट्रीय एक सम्मेलन हुआ था, वियना कन्वेंशन, जिसके तहत राष्ट्रों ने बातचीत की थी कि भाई हम हमारे देश में जो भी राजदूत होंगे उनकी सुरक्षा का दायित्व निभाएंगे, ऐसी बातचीत की गई थी। तो खबरों पर आते हैं। हाल ही में खालिस्तान की मांग के मद्देनजर खालिस्तान समर्थकों के एक छोटे समूह ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में तिरंगे को उतारने का प्रयास किया। इस प्रसंग में वियना कन्वेंशन चर्चा में रहा, क्योंकि वियना कन्वेंशन दूसरे देशों में स्थित किसी देश के राजदूत और उच्चायोग के संरक्षण से संबंधित है। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन 1961 स्वतंत्र और संप्रभु देशों के बीच सहमति के आधार पर राजनयिक संबंधों की स्थापना, रख रखाव और समाप्ति के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। कन्वेंशनर राजदूतों को प्रदत्त विशेष अधिकार को संहिताबद्ध करता है। देखो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे देश में दिल्ली में कई देशों के राजदूत रहते हैं, तो मान लीजिए कि चाइना का राजदूत रहता है, ब्रिटेन का राजदूत रहता है, फ्रांस का राजदूत रहता है, तो जितना राजदूत का एरिया है वो वास्तविक रूप में माना जाता है, मान लो फ्रांस का है तो वो फ्रांस माना जाता है। यहां भारतीय से पुलिस या भारत का कोई भी अधिकारी कोई एंट्री नहीं कर सकता जब तक कि वहां से अनुमति ना मिले, और अगर आप जबरदस्ती एंट्री करते तो माना जाता है कि आपने उस देश की संप्रभुता को चुनौती दे दी। यहां पर कोई टैक्स नहीं लगा सकती सरकार, भारत की सरकार, ये पूरी तरह से उस देश का अधिकार माना जाता है। ऐसा अधिकार वो हमें वहां भी देते हैं, हम दे रहे तो वो भी देते हैं फ्रांस में। तो ये 1961 में तय किया गया था कि कैसी चीजें इसमें रहेगी, किस तरीके से चीजों को देखा जाएगा। संप्रभुता मतलब जिसके ऊपर कोई प्रभु नहीं, अंतिम शक्ति हमारे देश के नागरिकों के पास है, हमारे देश की सरकार किसी के दबाव में काम नहीं करती, इसको कहते हैं संप्रभुता, कि किसी के दबाव में नहीं है, हम लोग अपना निर्णय लेने की ताकत रखते हैं। जैसे अभी आप मान लीजिए माता पिता के अंडर में हैं, खुद कमा नहीं रहे हैं, तो अभी आप संप्रभु नहीं है, लेकिन जब आप कमाई करेंगे और अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, आप डीएम बन जाएंगे, तो आप संप्रभु हो जाएंगे कि पिताजी की जगह मतलब आप खुद निर्णय लेंगे। यह विशेष अधिकार राजनयिकों को मेजबान देश मतलब जहां दूतावास होते हैं वहां जबरदस्ती या उत्पीड़न के डर के बिना अपने कार्यों को करने में सक्षम बनाता है। इस कन्वेंशन के तहत किसी भी उच्चायोग या दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजबान देश की है। जहां दूतावास है, मेजबान देश किसी दूतावास में नहीं घुस सकता। मेजबान देश अपने यहाँ रहने वाले दूसरे देशों के राजनयिकों को विशेष दर्जा देता है। कोई भी देश दूसरे देश के राजनयिकों को किसी भी कानूनी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकता। साथ ही राजनयिक के ऊपर मेजबान देश में किसी तरह का कस्टम टैक्स भी नहीं लगाया जा सकता। किसी विदेशी नागरिक को कोई देश अपनी सीमा के भीतर गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को बिना किसी देरी के तुरंत इसकी सूचना देनी होती है। मतलब
मान लो भारत सरकार ने भारत में घूम रहे किसी फ्रांस के नागरिक को गिरफ्तार किया, मान लेते किसी भी अपराध में फ्रांस के नागरिक को, तो सबसे पहले इसकी खबर वहां मतलब जो हमारे देश में फ्रांस का राजदूत है उसको इमीडिएटली दी जाएगी, बिना किसी देरी के तुरंत इसकी सूचना देनी होगी। उल्लेखनीय कि भारत भी इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता देश है। थोड़ा वियना कन्वेंशन चर्चा में आ गया था तो याद रखना। फिर है झारखंड सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र में 75% का स्थानीय कोटा। हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। हाल ही में झारखंड सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 75% लोकल कोटा सुनिश्चित करने के लिए जॉब पोर्टल झार नियोजन लॉन्च किया। यह पोर्टल नियोक्ताओं के लिए व्यवसाय और श्रम बल से संबंधित जानकारी साझा करने और नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल का उपयोग करने वाले नियोक्ताओं को निजी क्षेत्र में झारखंड राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 का पालन करना होगा। झारखंड राज्य का निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2021, यह अधिनियम स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान करता है। यह आरक्षण 40,000 रुपए प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में दिया जाएगा। यह उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, साथ ही जहां 10 या उससे अधिक लोग काम कर रहे हैं। मतलब जो छोटी जॉब्स हैं, 40,000 रुपए से कम वाली जो जॉब्स हैं, वहां पर एक तरीके से व्यवस्था कर दी गई है कि वहां जो झारखंड के लोग हैं उन्हीं की 75% नियुक्तियां की जाएगी। फिनलैंड बना नाटो का नवीनतम सदस्य। नाटो का फिर से विस्तार हो रहा है, इसका मन भर ही नहीं रहा है नाटो का, लगातार एक एक देश जोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। हाल ही में फिनलैंड उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि नाटो एक सैनिक संगठन है। इसका नियम है कि किसी एक राष्ट्र पर यदि हमला हुआ तो पूरे 31 देशों पर हमला हुआ यह माना जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि वे आपस में एक दूसरे पर हमला करते तो ऐसा नहीं माना जाएगा। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप और उत्तर अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। 1949 वॉशिंगटन संधि के तहत इसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। अभी 31 देश हो गए। अपने सदस्यों की सामूहिक रक्षा, उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था और शांति बनाए रखना। जैसे कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में नहीं होता था, 4 लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते थे और कहते थे कि अगर मेरे को किसी ने मारा तो सब पे सब के सब हमला करेंगे। ऐसी गंदी बातें ये करते हैं। नाटो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्य पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाता है। फिर इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी महोदय, एक इरडाई है। इरडाई, वो इरडाई इंश्योरेंस में, जो पहली बार सुन रहे हैं, 2 संस्थाओं के बारे में कंफ्यूजन मत होना, एक है इरेडा और एक है इरडाई। जो इरडाई है वो हमारे देश में इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है और इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी मतलब हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण के लिए सरकार की कंपनी है और इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी दर्जा दे दिया। आरबीआई ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया। मतलब अब वह ऋण एक तरीके से फाइनेंस करने में मदद कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस मिलने से इरडा अक्षय ऊर्जा फंडिंग में ज्यादा रिस्क लेने में सक्षम होगा। आईएफसी का दर्जा कंपनी को फंड जुटाने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टमेंट आधार तक पहुंचने में मदद करेगा।
जिसके परिणाम स्वरूप फंड जुटाने के लिए कंप्यूटर प्रतिस्पर्धी दरें प्राप्त होगी। इरेडा को आईएफसी के रूप में मान्यता मिलने से निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और बाजार में इसके शेयरों के दाम बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं इरेडा को लाभ होगा। तो देश में एक ऐसी कंपनी का विस्तार होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रही है। आपको पता होना चाहिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा 1987 में गठित कंपनी अधिनियम 1950 के तहत सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित आरबीआई के नियमों के अंतर्गत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड थी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजना का विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करना। इनका मिशन है कि देश में रिन्यूएबल एनर्जी को मजबूत करना। फिर एक और इसरो से खबर आई है और काफी अच्छी खबर है। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सफल परीक्षण। जो नए विद्यार्थी है ध्यान से सुनना, हमारे देश का पहला लॉन्चिंग व्हीकल था एसएलवी, फिर एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल सेकंड जनरेशन, पीएसएलवी थर्ड जनरेशन, जीएसएलवी फोर्थ जनरेशन जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, और आरएलवी फिफ्थ जनरेशन। रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, देखो ये एक ऐसा लॉन्चिंग व्हीकल होगा, रॉकेट होगा, जो हमारे देश के सैटेलाइट जब लेकर जाएगा और किसी कक्षा में स्थापित कर देगा तो वापिस वो मशीन, वो रॉकेट पृथ्वी पर वापिस आएगा। इसके पहले पीएसएलवी जीएसएलवी जाते हैं और रास्ते में बाकी खत्म हो जाते, मतलब वापिस कुछ नहीं मिलता हमें, बस वो सैटेलाइट लॉन्च कर देता है, मतलब स्टैब्लिश कर देता है कक्षा में। इससे खर्चा हमारा बहुत बचेगा। अगर ये वाला यान बन गया प्रॉपर तरीके से तो हम चंद्रमा पर भी मनुष्य को ले जा सकते। अभी तक केवल अमेरिका के 2 मिशन ऐसे हैं, अपोलो 11 और अपोलो 12, इन्होंने ही चंद्रमा के जमीन पर कदम रखा है। बाकी कोई मनुष्य अभी तक चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाया है। राकेश शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, तो वे अंतरिक्ष यात्री हैं, वे चंद्रमा पर कदम रखने वाले भारतीय नहीं है। अंतरिक्ष यात्री का मतलब है कि पृथ्वी के बाहर 300-400 किलोमीटर ऊंचाई पर वे कुछ दिन राउंड लगाकर वापस पृथ्वी पर आए, और चंद्रमा का मतलब होता है बहुत दूर, चंद्रमा की सतह पर जाकर लौटे। तो राकेश शर्मा जिनके बारे में आपने सुना होगा, वो अंतरिक्ष यात्री है भारत के पहले, और वो वे यात्री नहीं जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा है। तो यदि चंद्रमा पर हमें मनुष्य भेजना है तो हमें रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल बनाना पड़ेगा। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन टेस्ट वाज कंडक्टेड एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग, ताकि यह आसानी से मतलब नीचे लैंड कर सके। अगर ये पूरा सफल हो जाता है तो हम मनुष्य को भी अंतरिक्ष में भेजकर वापस ला पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का मिशन सफलतापूर्वक संचालित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के सहयोग से 2 अप्रैल 2023 को तड़के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चित्रदुर्ग कर्नाटक में दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के स्वतः लैंडिंग मिशन RLV-LEX का सफलतापूर्वक संचालन किया। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रीयूजेबल यान RLV-LEX का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित वैमानिक परीक्षण रेंज ATR में किया गया। यह परीक्षण कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी भी विंग बॉडी को हेलीकॉप्टर की मदद से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर उसे रनवे पर स्वतः लैंडिंग करने के लिए छोड़ दिया गया। इसे ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये अगर आप अलग अलग चित्रों को थोड़ा सा देखेंगे तो ये सबसे ऊंचाई पर आप देख सकते हैं, और फिर ये लैंडिंग के लिए धीमे धीमे आप नीचे की ओर आते हुए देखेंगे। सॉफ्ट लैंडिंग, बिना झटके के लैंडिंग होती है इसमें। पीछे एक मतलब एक तरीके से बलून होता है ताकि सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। और फाइनली लैंड कर पाया। ऊपर से हमने इसको छोड़ा। आने वाले दिनों में इसरो अधिक से अधिक रिसर्च और इसके डेवलपमेंट पर ध्यान देगा।
अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करेगा। एक स्वदेशी स्पेस शटल है जिसे ऑर्बिटल री एंट्री व्हीकल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऑर्बिटल री एंट्री मतलब वापिस आना। आज का परीक्षण सफल होने के बाद भारत अंतरिक्ष में न सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कर सकेगा, बल्कि भारत की आसमानी सुरक्षा और मजबूत होगी। ऐसी टेक्नोलॉजी का फायदा चीन, अमेरिका और रूस भी लेना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे यानों की मदद से किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट को उड़ाया जा सकता है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ जी का बयान। पुनरुपयोग लॉन्च वाहन एक ऐसा लॉन्च वाहन है जिसमें अंतरिक्ष में एक से अधिक बार पेलोड लॉन्च किए जा सकते हैं। आरएलवी के विकास का प्रमुख लाभ अंतरिक्ष प्रक्षेपण और अंतरिक्ष यात्रा की लागत में कमी आएगी। साथ ही साथ भारत के लिए भी काफी संसाधन बचेंगे। यूज ऑफ रेमजेट इंजन, इसमें क्रायोजेनिक इंजन तो होता ही है, लेकिन इसमें रेमजेट इंजन यूज किया जाता है। एक ऐसा इंजन जो वातावरण के ऑक्सीजन को यूज करने की ताकत रखता है। अगर वो सुपरसोनिक हो तो उसको, ऐसे रेमजेट इंजन को फिर स्क्रैमजेट इंजन कहते हैं, अगर उसकी गति सुपरसोनिक हो। तो इससे कहीं ना कहीं मनुष्य को भेजने की हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रा के रूप में, वो संभव हो पाएगा। इस तरीके से जमीन पर या पानी पर इसको उतारा जाता है। अगली खबर है CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट 2022। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रिपोर्ट 2022 जारी की। हालांकि ये रिपोर्ट वर्ष 2022 में CO2 सहित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वस्तु स्थिति प्रदान करता है। 2022 में वैश्विक ऊर्जा से संबंधित CO2 उत्सर्जन में 0.9% की वृद्धि हुई। यह उत्सर्जन 36.8 गीगावाट से अधिक के एक नए स्तर पर पहुंचा है। ये खबर तो शायद हमने बता दी थी आप लोगों को, जितना मुझे याद आ रहा है। डीकपलिंग मतलब कि पहले जीवाश्म ईंधन जितना जलता था उतनी बातचीत होती थी। ये खबर तो हो चुकी है हमारी। ई फार्मेसी के संबंध में संसदीय समिति की रिपोर्ट, स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट समरी आई है। ई फार्मेसी आजकल जो ऑनलाइन दवाई मांगने का जो बातचीत चल रही है, प्रचलन जो चल रहा है, तो सरकार एक मतलब काम कर रही है कि भाई ये जो ऑनलाइन दवाई देने वाले लोग हैं, क्या वहां पर चीजें बेटर है या नहीं, वहां पर सही तरीके से सब चीजें चल रही है या नहीं, इसको ध्यान में रखते हुए ये बातचीत की गई है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान देने का समय आ चुका है और भारत सरकार ने इस पर काम करना चाहिए कि भाई प्रॉपर तरीके से सारी रिपोर्ट तैयार की जाए। हाल ही में वीवी रेड्डी की अध्यक्षता में वाणिज्यिक संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भारत में ई कॉमर्स का संवर्धन और विनियमन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से ई फार्मेसी नियमों के मसौदे को अंतिम रूप देने और तुरंत प्रभाव लागू करने की सिफारिश की। समिति के अनुसार दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री के लिए समुचित प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रेशन का प्रावधान हो। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, जो कि बहुत अभी भी पारित नहीं हो पाया है, उसे पारित किया जाए। इससे डेटा के स्वामित्व और भंडारण के संबंध में नियमों में स्पष्टता आएगी। एक्चुअली फार्मेसी ऑनलाइन जब डिलीवरी होती है तो कौन सा दुकानदार डिलीवरी कर रहा है, क्या वो चीजों को जानता है कि नहीं जानता, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तभी तो बेटर तरीके से हो पाएगी चीजें। ई फार्मेसी के अंतर्गत दवाइयों को ऑनलाइन माध्यम से ग्राहकों को बेचा जाता है, इसको ई फार्मेसी कहते हैं। इसमें समय और धन की बचत होती है, लोगों तक दवाई आसानी से पहुंच पाती है। ई फार्मेसी के अंतर्गत कई बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना रोगियों तक दवा पहुंचाई जा सकती है। इससे दवाओं की अवैध बिक्री और मादक पदार्थों के रूप में दवाओं का प्रयोग बढ़ता है। कई लोगों को दवाई बेचकर जो लाभ कमाना है, इसलिए वो सारी दवाइयां देना शुरू कर देते हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार ने। इस समिति जो होती है संसद की परमानेंट कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, 21 मेंबर होते, 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के होते। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता। समिति के सदस्य पीठासीन अधिकारी द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किए जाते हैं। वाणिज्य संबंधी संसद की स्थायी समिति मुख्यतः केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की गतिविधियों की जांच करती है और मंत्रालय को सिफारिशें प्रदान करती है। फिर जो व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 है,
ये विधेयक सरकार ने वापस ले लिया है क्योंकि बहुत सारे संशोधन इस विधेयक में सिफारिश किए गए थे। वर्तमान में भारत के पास जो अपने डेटा होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए अभी कोई कानूनी चीज नहीं है, केवल आईटी एक्ट ही है। तो थोड़ा सा जो आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग चल रहा है या कई चीजें चल रही, उस पर काम करने के लिए इन चीजों को बेटर करना जरूरी है। समिति द्वारा व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को यथाशीघ्र पारित करने की सिफारिश की, ताकि जो भी डेटा है हमारे देश में ऑनलाइन वाला, फिर वो ई कॉमर्स का, ई फार्मेसी का ही क्यों ना हो, उसके संबंध में नियम स्पष्ट किए जाए। इस विधेयक को सामान्य भाषा में गोपनीयता विधेयक के रूप में जाना जाता है। यह डेटा के संग्रह, संचालन और प्रसंस्करण को विनियमित करके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने का वादा करता है, व्यक्ति की प्राइवेसी को बचाने की बात करता है। मतलब जितना हो सके व्यक्ति की प्राइवेसी को सुरक्षित करने का लक्ष्य है। यह विधेयक सरकार को विदेशों से व्यक्तिगत डेटा के ट्रांसफर को अधिकृत करने की शक्ति देगा और सरकारी एजेंसियों को नागरिक के व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने की अनुमति देता है। विधेयक के डेटा को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत डाटा, जिसमें किसी व्यक्ति की पहचान होती है। संवेदनशील व्यक्तिगत डाटा, जैसे वित्तीय, स्वास्थ्य, बायोमेट्रिक, जेनेटिक, ट्रांसजेंडर, जाति, धार्मिक, इस तरीके के डेटा को सेंसिटिव पर्सनल डेटा कहते हैं। और महत्वपूर्ण व्यक्ति का डेटा, जिसे सरकार महत्वपूर्ण मानती है, जैसे सैन्य या राष्ट्रीय सुरक्षा डेटा। विधेयक के तहत सभी तरह के संवेदनशील डेटा को देश के भीतर किसी सर्वर या डेटा सेंटर में रखना अनिवार्य है। व्यक्तिगत डेटा के संदर्भ में विदेशी कंपनियों द्वारा एक कॉपी भारत में संग्रहित किया जाना कंपलसरी रहेगा, ताकि भारत सरकार जब भी डेटा की मांग करे तो डेटा उन्हें देना पड़े, अनिवार्य रहे उनके लिए। विधेयक में एक डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। हमारे देश में एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनेगी, जिसका एक अध्यक्ष और 6 मेंबर होंगे। प्राधिकरण का प्रमुख कार्य व्यक्तियों के हितों की रक्षा, व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकना, विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। हालांकि यह विधेयक लोकसभा से पारित हो गया था, किंतु राज्यसभा में लंबित रहा। इसके बाद सरकार ने इस विधेयक को वापस ले लिया, क्योंकि बहुत से इसमें संशोधन की सिफारिशें की गई। विधेयक के तहत सरकार किसी भी समय संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था के आधार पर निजी डेटा या सरकारी एजेंसी डेटा का उपयोग कर सकती है। ये बड़ा मतलब विवादास्पदात्मक प्रावधान था इस कानून में, जिसमें क्लियर किया गया था कि सरकार कभी भी इस डेटा को यूज कर सकती। तो लोगों को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार फिर विपक्षी पार्टियों की जानकारियों को उपयोग करने लग जाए। आलोचकों का मत है कि इस आधार पर सरकार राजनीतिक रूप से व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग कर सकती है। विधेयक में डेटा का वर्गीकरण तो किया गया, किंतु वर्गीकृत डेटा के संरक्षण और उस तक पहुंच स्थापित करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके अलावा इस विधेयक पर वर्ष 2019 में संयुक्त संसदीय समिति ने 80 से अधिक संशोधन की सिफारिश की, जिस कारण से इस विधेयक को पुनः संशोधित रूप से प्रस्तुत करने के लिए वापस ले लिया गया। तो विधेयक को वापस ले लिया सरकार ने, पर कहा जा रहा है कि इसे जल्द ही पारित करें। हमारे देश में बीएन श्रीकृष्ण कमेटी बनाई गई थी बिग डेटा के लिए। हमारे देश में जो बिग डेटा है, अमेजोन के पास, फ्लिपकार्ट के पास, हमारे देश के नागरिकों का, उन सभी के जो डेटा को संरक्षित करने के लिए एक श्रीकृष्ण कमेटी बनी थी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। देश में डेटा प्रोटेक्शन को ढांचा तैयार करने के संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत करना, इस समिति की सिफारिश के आधार पर विधेयक का प्रारूप बनाया गया था। फिर नैनो उर्वरकों के लाभ पर संसदीय समिति की रिपोर्ट, भाई अच्छी रिपोर्ट है। जो नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया बनाया था हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, काफी सकारात्मक खबर आई है। अच्छी खबर है कि भारत में अब आयात कम हो रहा है और उसका बाद उत्पादन भी बेहतर हुआ है इससे, तो चीजें काफी बेहतर हुई हैं। पावरफुल मोटिवेशन पॉलिटी 8 क्लास की अभी नहीं होगी शायद। अब इस पर आ जाइए। हाल ही में संसद की एक तदर्थ समिति ने संधारणीय फसल उत्पादन, सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नैनो उर्वरक नामक रिपोर्ट जारी की, जिसमें नैनो यूरिया के लाभों के बारे में उल्लेख किया गया। तो नैनो यूरिया वैसे भी चर्चा में रहा है
और मैंने आपको बताया कि दुनिया का पहला नैनो यूरिया भारत ने बनाया है। लागत कम होगी, किसानों की आय बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, पारंपरिक यूरिया से सस्ता है और बिल्कुल इसको एक तरीके से छीटा जाता है तो पर्यावरण पे भी नुकसान नहीं होगा। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी, पौधे के पोषण में वृद्धि होगी। तो ये सारे बेनिफिट्स वही वर्णन किए गए इन्होंने फिर से। रेडिएशन पर बार्क का अखिल भारतीय सर्वेक्षण, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बार्क नामक, जो मुंबई ट्रॉम्बे में है, इसने रिपोर्ट जारी की कि भारत में कुछ जगह पर रेडिएशन बढ़ रहा है, खास करके केरल में। आपको पता होगा कि मोनोजॉइट रेत है, तो थोरियम से अल्फा बीटा गामा निकल रहे हैं और इसी कारण से भारत में रेडिएशन की मात्रा बढ़ रही है। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने रेडिएशन पर एक अखिल भारतीय अध्ययन किया, जिसे जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रेडियो एक्टिविटी नामक जर्नल में प्रकाशित किया। दक्षिण भारत की चट्टानों में तुलनात्मक रूप से अधिक रेडिएशन। केरल के सभी जिलों में गामा रेडिएशन बढ़ चुका है। केरल के कुछ हिस्सों में बैकग्राउंड रेडिएशन का स्तर लगभग 3 गुना है, मतलब जो रेडिएक्टिव अल्फा बीटा गामा होते हैं उनका रेडिएशन बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। विशेषकर केरल के कोल्लम जिले में मोनोजाइट रेत के कारण रेडिएशन का स्तर अधिक है, क्योंकि मोनोजाइट रेत में ऑब्वियसली थोरियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है या केरल वाला जो क्षेत्र है, वहां रेडिएक्टिव एलिमेंट की मात्रा बढ़ रही है। आपको पता होगा कि रेडिएशन मतलब किसी पर्टिकुलर तत्व से अपने आप अल्फा बीटा गामा के निकलने की प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, और वो जो कण निकल रहे हैं उसको रेडियो एक्टिव कण या रेडिएशन विकिरण कहते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारी, जेनेटिक डिसऑर्डर उत्पन्न करता है। तो एक बड़ा चैलेंज हो रहा है भारत के लिए। Background radiation is caused by radioactive substance in rocks and soil by cosmic rays. Some background radiation come from waste product, जो कि मनुष्य के द्वारा जब न्यूक्लियर पावर प्लांट से चीजें छोड़ी जाती है तो बनता है। बॉडी को रेडिएट मतलब एक तरीके से आयोनाइज करती है, गामा किरणें खतरनाक होती है। ये जो भारत का नक्शा है ये इनके द्वारा बनाया गया है, जो बार्क ने बनाया है। और दक्षिण भारत में ये रेडिएशन बढ़ रहा है। ये यूनिट है रेडिएशन की, ये MSV पर ईयर रेडिएशन। ये झारखंड का जादूगोड़ा है, यहाँ पर यूरेनियम के भंडार है भारत की। ये नरोरा यूपी का है, जहां हमारा पावर प्लांट है। राजस्थान का रावत भाटा, गुजरात का काकरापाड़ा, महाराष्ट्र में तारापुर मुंबई, फिर उसके बाद बार्क मुंबई, कैगा कर्नाटक का, और कुंडनाकुलम तमिलनाडु का, कलपक्कम तमिलनाडु का, हैदराबाद न्यूक्लियर फ्यूल सेंटर बना हुआ है। इन सभी जगह पर भी रेडिएशन की मात्रा ज्यादा देखी जा रही है। ये यूनिट होती है किसी रेडिएक्टिव पदार्थ से कितना रेडिएक्टिव एलिमेंट निकल रहा है, कितने विकिरण निकल रहे हैं, इसको बेक्रेल से मापते हैं। 1 न्यूक्लियस डीके पर सेकंड 1 बेक्रेल कहलाता है। लेकिन जो हमारे शरीर को अफेक्ट करता है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उसको हम सीवियर्ट से मापते हैं। यूनिट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर डज दैट पर्सन रिसीव एसोसिएट विद रेडिएशन इफेक्ट, 1 MSV फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड 1 MSV फ्रॉम विद इन द बॉडी। मतलब शरीर के अंदर भी अगर तत्व पहुंचे तो दोनों ही शरीर को बराबर तरीके से नुकसान पहुंचाते। तो सीवर्ट उसकी यूनिट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपको पता होना चाहिए 1954 में मुंबई में ट्रॉम्बे में बनाया गया था, मुंबई के ट्रॉम्बे वाले एरिया में। इसका मुख्य काम नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण से जुड़ा है। ये हमारे देश में न्यूक्लियर रिएक्टर के निर्माण से काम करता है। फिर भूजल एक मूल्यवान किंतु हासमान संसाधन रिपोर्ट, द प्रिंट की खबर है, चिंता का विषय है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर का यूज करने वाला जो संस्थान बन चुका है, वो बन चुका है, मतलब देश बन चुका है, वो है भारत। एक मिनट।
माइक की बैटरी कम हो गई है। मुझे बताते चलिएगा कि आवाज आ रहा है बिल्कुल प्रॉपर, क्योंकि मैंने बैटरी चेंज कर दी है अब। ठीक है, तो एक चिंता का विषय ये है कि भारत में जो भूजल है, जो ग्राउंड वाटर है, उसका दुनिया भर में सबसे ज्यादा दोहन हो रहा है। हाल ही में जल संसाधन पर स्थायी समिति द्वारा भूजल एक मूल्यवान किंतु हासमान संसाधन नामक रिपोर्ट जारी हुई। भारत अब विश्व में शीर्ष भूजल निष्कर्षण वाला देश है। पूरे विश्व का 25% ग्राउंड वाटर निष्कर्षण अकेले भारत उत्तरदायी है। भूजल भारत की 67% सिंचाई जरूरत पूरी कर रहा है और 80% पेयजल आवश्यकताओं को। भारत में 7,089 भूजल आकलन इकाइयों में लगभग 14% का अति दोहन के रूप में वर्गीकृत किया है और 4% गंभीर दोहन की श्रेणी में है। भारत में अति दोहन की गई भूजल आकलन इकाइयों की संख्या के मामले में 2020 में कमी आई है। 2017 में यह 17.23% था। सब्सिडी वाली बिजली और अधिक जल उपभोग करने वाली फसलों की खेती से भूजल का नियंत्रित दोहन हो रहा है। जल जीवन मिशन के पास पर्याप्त निधि नहीं है, तो बहुत बड़ा चैलेंज है भारत के लिए कि समय रहते भारत इसमें बेटर काम करे, क्योंकि सब्सिडी वाली बिजली जहां दी जा रही है वहां बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर का यूज हो रहा है। केंद्र सरकार को भूजल प्रबंधन के लिए अलग अलग योजना और कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों को सहायता उपलब्ध कराने के विचार दिए गए हैं। भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882 में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह अधिनियम भूस्वामियों को भूजल के उपयोग का अधिकार प्रदान करता है, परंतु इसे सामुदायिक संसाधन के रूप में स्वीकार करने का भी उपबंध करता है। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव अपनाया जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा हुई। बाकी हमने ग्राउंड वाटर पर एक क्लास बहुत बारीकी से ली थी 21 नवंबर 2022 की, इस पर एक बार ध्यान दे दीजिएगा। भारत की ई कॉमर्स निर्यात क्षमता को प्राप्त करने का ब्लूप्रिंट, मतलब हमारी जो एक्सपोर्ट एबिलिटी है उसको अगर हमें बेटर करना है तो कुछ सजेशन दिए गए हैं। हाल ही में वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा भारत के ई कॉमर्स सेक्टर के संबंध में, ई कॉमर्स मतलब जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, हमारे देश में जो डिजिटल रूप से काम कमर्शियल चीजें हो रही है, जिसका औपचारिक नाम ई कॉमर्स निर्यात को आईटी से बड़ी सफल कहानी बनाना, भारत की ई कॉमर्स निर्यात क्षमता को प्राप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि भारत को 2030 तक 350 अरब डॉलर का ई कॉमर्स निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वैश्विक व्यवसाय से उपभोक्ता बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर ई कॉमर्स निर्यात 2030 तक मौजूदा 800 बिलियन डॉलर से बढ़कर 8 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। वैश्विक है ये कि वैश्विक 8 ट्रिलियन हो जाएगा। वर्तमान में जो 800 बिलियन है तो उसमें भारत को कितनी हिस्सेदारी प्राप्त करनी चाहिए? 300 अरब डॉलर की। भारत से निर्यात की प्रति इकाई पर उच्च लाभ मार्जिन, कुशल कारीगरों की अधिक संख्या बढ़ाना, बाजार आदि इसके कारण है। मतलब एक तरीके से मेंस का टॉपिक है कि भारत को ई कॉमर्स में कदम बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम रखने चाहिए, क्या लक्ष्य रखने चाहिए, इस तरीके की रिपोर्ट बताई गई। और फिर कुछ फैक्ट पर आ जाइए। कौन सा देश मानव वन्य जीव संघर्ष और सहअस्तित्व पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? तो यूके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया? तो अजरबैजान और तजाकिस्तान को। विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी? तो उड़ीसा। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी किस देश की प्रसिद्ध राजनीतिक पार्टी है? म्यांमार। किस देश ने हाल ही में एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया? उज्बेकिस्तान। ओपी जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में रहने वाले लोगों का जनजातीय समूह? अमेरिका। भारतीय नौसेना का पहला प्रशिक्षण स्क्वाड्रन कहाँ स्थित है? तो कोच्चि में। रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, और आप लोगों के लिए जो मैंने सी सेट में ऑफर और चीजें लाई है उसको यूज करते चलिएगा। जीएस पेपर 2 पॉलिटी की क्लास कल ही हो सकती है, तो रिवीजन करते चलिए, पढ़ते चलिए। और कल स्पेशल क्लास शाम 6 से 7 में रखी है मैंने, जिसमें टारगेट है ज्योग्राफी के कंसेप्ट को बेटर करना। शेयर लाइक करते चलिएगा। बाय।